हेलो क्लास, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूँ रश्मि सिंह, आपकी टीचर। आज पढ़ाने वाले हैं, जैसे कि पता है आपको, घटना चक्र की दृष्टि जो आँख वाली आती, समसमायिकी ईयरली आती, जो वार्षिक, जिसमें सारे वर्ष की घटनाओं का विवरण दिया होता है, करंट अफेयर का। ठीक है, तो इस श्रृंखला में हम एक चैप्टर आपको कंप्लीट करा चुके हैं, जिसमें आपका पॉइंटर के रूप में, यानी कि बिंदुवार पूरे साल का करंट अफेयर दिया गया था। ये हमारा सेकंड पार्ट है, और सेकंड पार्ट में हम आज पढ़ाने वाले हैं राष्ट्रीय परिदृश्य पढ़ाने वाले हैं, जिसमें होगा देश की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक घटनाएं और मंत्रालयों की कुछ घटनाएं होंगी। जो मंत्रालय होते हैं उनकी घटनाओं पर हम नज़र डालेंगे, और ये विस्तार से डालेंगे, क्योंकि आप जिस तरह से पैटर्न आर या पीसीएस में थोड़ा कम भी पूछते हैं, लेकिन जो आर में है उसमें सेंटेंस वाई, कथन कारण वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसलिए आपको किसी भी चीज़ को विस्तार से समझने की ज़रूरत है। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य की जो घटनाएं हैं, करंट जो अफेयर हैं, वो बताएंगे। टॉपिक वाइज टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे, और ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, यानी कि पार्ट ए है, क्योंकि 2-3 पार्ट में हम लेंगे, क्योंकि नहीं तो बहुत क्लास लेंदी हो जाती है और बहुत लंबी क्लास हो जाती है, जिससे बच्चों के पास भी टाइम नहीं है, इसलिए हम 2-3 पार्ट में इसको लेके पढ़ाएंगे। ठीक है, चलते हैं अपने टॉपिक पर। आज का फर्स्ट टॉपिक है करंट अफेयर का, है मिजोरम, गोवा और लद्दाख में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता। ठीक है, ये सारे जो दृष्टि है दी गई है, एक बार दिखा दें आपको, क्योंकि आप शायद यकीन न करें। एक मिनट, कहाँ पे लगाई है, एक मिनट बच्चे। अच्छा, वो बहुत ऊपर हुई है, एक मिनट बच्चे। ठीक है, अच्छा, कल क्लास हो गई थी, काफ़ी ऊपर स्लाइड है उसकी। ठीक है, तो ये घटना चक्र की जितने भी इसमें करंट अफेयर है, वो घटना चक्र की आँख वाली जो आती है दृष्टि, ठीक है, उसका है। उसमें कब से कब तक है, ये जुलाई 2024 से, एक मिनट, जून इंग्लिश में लिख रहे हैं, जून 2025 तक का करंट है। ठीक है, जुलाई 2024 से जून 2025 तक का इसमें करंट है। ठीक है, जो इसमें पूरा साल का करंट अफेयर दिया गया है, इसलिए हम इसे पार्ट ए में, पार्ट बी में, पार्ट सी में इस तरह डिवाइड किया है। पहले हम आज का टॉपिक है राष्ट्रीय परिदृश्य, यानी कि चैप्टर रहेगा, और टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं। आज का टॉपिक है मिजोरम, गोवा और लद्दाख में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता। ठीक है, मिजोरम, गोवा और लद्दाख में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता, यानी कि मिजोरम, गोवा और लद्दाख, ठीक है, इनमें क्या है, पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता है। पढ़ते हैं विस्तार से। ठीक है, ये क्या था, उसकी हेडिंग थी, अब पढ़ते हैं इसको विस्तार से। भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने वर्ष 2030 तक, याद रखना, वर्ष 2030 तक 100% वयस्क साक्षरता प्राप्त करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। ठीक है, कब तक रखा है, 2030 तक, याद रखना, 2030 तक 100% 100% वयस्क साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। और उसमें पूर्ण कार्यात्मक कौन सा है, मिजोरम, गोवा और लद्दाख है। ठीक है, इसी संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए स्टेटमेंट में आ सकता है कब तक रखा है, 2030 तक रखा है। ठीक है, इसी का संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए वर्ष 2022 में उल्लास, यानी ULLAS, उल्लास, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम NILP की शुरुआत हुई है, जो 15 वर्ष से अधिक आयु, ये याद रखना, जो 15 वर्ष से अधिक आयु के करोड़ों नागरिक को बुनियादी पढ़ना, लिखना और अंकगणित सिखाने के लिए समर्पित है। कौन सा समर्पित है, कौन सा है वो ऐप, उल्लास है। ठीक है, क्या है इसका नाम, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ठीक है, ये इसका लक्ष्य है, इस संकल्पना का लक्ष्य है, क्या है, 2030 तक 100% साक्षरता लानी है। नेक्स्ट देखते हैं, जो उल्लास है, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और लद्दाख ने ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल कर अपने अपने क्षेत्र को पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता घोषित किया है। ठीक है, किसने कर दिया है, मिजोरम ने, गोवा ने, त्रिपुरा ने। किसके तहत, नव साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत। कौन सा है ये कार्यक्रम का नाम, उल्लास है। ठीक है, नेक्स्ट है, सरकार ने साक्षरता की परिभाषा को केवल पढ़ना लिखना तक सीमित न रखकर, पहले साक्षरता की परिभाषा क्या थी कि कोई 2 लैंग्वेज में अगर कोई पढ़ना लिखना जानता है तो वो साक्षर है। ठीक है, अब क्या है, पढ़ना लिखना तक सीमित न रहकर जीवन कौशल और संख्या ज्ञान तक
विस्तृत किया है, जिससे कार्यात्मक साक्षरता की संख्या दी गई है। ठीक है, पहले सिर्फ लिखना पढ़ना था, अब नहीं, अब क्या है, आपको संख्या का ज्ञान भी होना चाहिए, तभी आप साक्षर हैं। नेक्स्ट देखेंगे, यदि किसी राज्य केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर 95% से अधिक है तो उसे पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया जा सकता है। ठीक है, 95% से अधिक अगर लिटरेसी रेट है तो उसे क्या बोलेंगे, पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता घोषित करेंगे। नेक्स्ट है, कार्यक्रम के 5 घटक हैं। ठीक है, 5 घटक कौन कौन से हैं? आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान, मौलिक जीवन कौशल और बुनियादी शिक्षा। ठीक है, व्यावसायिक कौशल तथा निरंतर शिक्षा। ठीक है, 1 मिनट बच्चे, इसमें हम बताने वाले हैं आपको कि ये टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर हम ज़्यादा जोर देंगे। जो ऐसे टॉपिक है कि हाँ पढ़ लेते हैं, मुश्किल से आएगा या नहीं आएगा, तो उस पर कम हमारा ध्यान रहेगा। ठीक है, तो क्या है, कार्यक्रम के 5 घटक कौन कौन से? आधारभूत साक्षरता है, संख्यात्मक ज्ञान है, मौलिक जीवन कौशल है, बुनियादी शिक्षा है, व्यवसायिक कौशल है तथा निरंतर शिक्षा है। ठीक है, ये है। उल्लास क्या है? नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के आधिकारिक मानदंडों के तहत मिजोरम आधुनिक भारत का पहला राज्य है। ठीक है, मिजोरम क्या है? आधुनिक भारत का पहला राज्य है की घोषणा 20 मई 2025 को हुई थी, जिसमें पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता दर हासिल किया है। ठीक है, पूर्ण साक्षरता दर हासिल की है किसने? मिजोरम ने। नेक्स्ट है, 30 मई 2025 को उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के अंतर्गत गोवा, ठीक है, गोवा क्या है? दूसरा राज्य को आधिकारिक रूप से पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता राज्य घोषित किया गया है। ठीक है, पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य घोषित किया गया है गोवा को। ठीक है, नेक्स्ट है लद्दाख, जो एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, लद्दाख क्या है? केंद्र शासित प्रदेश, ये आप लोग भी जानते हैं, ने तो इन दोनों से भी पहले मुकाम हासिल कर लिया था। इसने 24 जून 2024 को भारत की पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई यूटी बनने का गौरव प्राप्त किया है। ठीक है, किसने? लद्दाख ने। नेक्स्ट है, केरल को ऐतिहासिक रूप से, ठीक है, केरल को ऐतिहासिक रूप से पहला 100% साक्षर राज्य कहा जाता है 1990 के दशक की संपूर्ण साक्षरता अभियान के बाद। लेकिन उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के आधिकारिक मानदंडों के तहत मिजोरम आधुनिक भारत का पहला राज्य, इसने पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता दर हासिल किया है। जून 2025 में त्रिपुरा तीसरा पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य बना है। ठीक है, कब त्रिपुरा बन गया है? 1 मिनट, ये बार बार आ जा रहा है। ठीक है, जून 2025 में त्रिपुरा, ये लेटेस्ट है, त्रिपुरा तीसरा पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य बना है। ठीक है, कौन सा बना है? त्रिपुरा बना है, पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य बना है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है करंट अफेयर का संविधान हत्या दिवस। ठीक है, बहुत ज़्यादा भी चर्चा में है संविधान हत्या दिवस। क्या है संविधान हत्या दिवस? भारत के संविधान के भाग 18 में, आपको पता होगा, भाग 18 में आपातकाल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया। किस आर्टिकल में है? कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में है? इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशन किस भाग में है और किस आर्टिकल में है, ये भी बताएंगे। भाग कौन सा है? 18 है। ये प्रावधान अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक वर्णित है। ठीक है, कौन से हैं? अनुच्छेद 352 से लेकर अनुच्छेद 360 तक वर्णित है। भारत या उसके किसी हिस्से की सुरक्षा को खतरा होने की स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत, राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। ठीक है, पता है आपको। स्वतंत्रता के बाद से अब तक 3 बार देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। ठीक है, सर्वप्रथम भारत चीन युद्ध के दौरान हुए थे 26 अक्टूबर 1962, यानी कि 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 तक देश में आपातकाल घोषित किया गया था। ठीक है, दूसरी बार कब किया था? भारत पाकिस्तान युद्ध के समय हुआ था, तो 3 दिसंबर 1971, यानी 3 दिसंबर 1971 को देश में आपातकाल की घोषणा की गई थी। ठीक है, इस घोषणा के लागू रहने के दौरान ही देश में आपातकाल की एक नई घोषणा कर दी गई थी, 25 जून 1975 को कर दी गई थी। देश के आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर, ठीक है, देश के आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर यह आपातकाल लागू किया गया था। ठीक है, कब? 25 जून 1975 को। ठीक है, उपर्युक्त दोनों आपातकाल मार्च 1977 में समाप्त घोषित कर दिए गए थे। कब कर दिए थे? 1977 में घोषित कर दिए थे कि अब आपातकाल समाप्त हो गए हैं। स्मरणीय तथ्य इसमें क्या है, याद करने की क्या इसमें है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून, ठीक, याद आपको करना, 25 जून 2025 को संविधान हत्या दिवस पर
लोकतंत्र के रक्षकों को श्रद्धांजलि दी है। ठीक है, संविधान हत्या दिवस कब मनाया है? 25 जून को मनाया गया है। ठीक है, संविधान हत्या दिवस, ठीक है, 25 जून को मनाया गया है, संविधान हत्या दिवस मनाया गया है। ठीक है, ध्यान रखिए, आपको पता होना चाहिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा, ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 11 जुलाई 2024 को एक अधिसूचना द्वारा इस दिवस को मनाए जाने का निर्णय लिया गया था, जिसे 12 जुलाई 2024 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया, इनकी गजट में प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट, जारी अधिसूचना के अनुसार 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा के पश्चात तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा सत्ता का घोर दुरुपयोग किया गया और भारत के लोगों पर ज्यादतियां और अत्याचार किए गए। इस दिवस के माध्यम से भारत के लोगों को भविष्य में किसी भी तरह की सत्ता के घोर दुरुपयोग का समर्थन नहीं करने के लिए पुनः प्रतिबद्ध किया गया है। और केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 25 जून 1975 को आपातकाल, ठीक है, को आपातकाल को लागू कर तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा भारत के लोकतंत्र की आत्मा का गला घोटा गया और लाखों लोगों को अकारण जेल में डाल दिया गया था। ठीक है, ठीक है, इसलिए आपातकाल को का क्या है, एक मिनट रुकिए, ठीक है, तो कब आपको याद रखना है 25 जून को मनाया गया है क्या, संविधान हत्या दिवस। ठीक है, और ये पूरी इसकी विस्तार से भी था। नेक्स्ट है हैदराबाद मुक्ति दिवस। नेक्स्ट है हैदराबाद मुक्ति दिवस। हैदराबाद मुक्ति दिवस क्या है? भारत सरकार ने 17 सितंबर को, ठीक है, भारत सरकार ने 17 सितंबर को प्रतिवर्ष हैदराबाद मुक्ति दिवस यानी कि हैदराबाद लिबरेशन डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। उल्लेखनीय है कि 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होने के 13 महीने बाद, ठीक है, 13 महीने बाद तक हैदराबाद को आज़ादी नहीं मिली थी और यह निजाम के शासन के अधीन था। ये तो आपको पता होगा, हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी। यह क्षेत्र 17 सितंबर 1948 को, ठीक है, 17 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो, ठीक है, ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, ठीक है, नामक पुलिस कार्रवाई के बाद निजाम के शासन से मुक्त हो गया था। कौन सा? हैदराबाद। ठीक है, किस ऑपरेशन के द्वारा? पोलो ऑपरेशन के द्वारा 17 सितंबर 1948 को ये किसके निजाम के शासन से मुक्त हो गया था? हैदराबाद। ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक अपना है, ये इंपॉर्टेंट है। देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल, ठीक है, देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल, ये हेडिंग है, पढ़ते हैं इसको विस्तार से। मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल एक ऐसा ढांचा या सुविधा होती है जहां विभिन्न माध्यमों जैसे सड़क, रेल, जलमार्ग और हवाई मार्ग के बीच माल सामान को सुविधापूर्वक और कुशलता से स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, याद रखना है आपको। 17 जून 2025 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने, ठीक है, कौन से मंत्री हैं? केंद्रीय रेल मंत्री, क्या नाम है? अश्विनी वैष्णव ने हरियाणा के गुरुग्राम जिले, ठीक है, हरियाणा के गुरुग्राम जिले से मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, ठीक है, कौन सी? मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड मानेसर संयंत्र में देश के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल, ठीक है, कौन सा? ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया है। ठीक है, कहाँ से किया गया? ये किया गया हरियाणा गुरुग्राम से, ठीक है, हरियाणा गुरुग्राम से। और किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा किया गया है। ठीक है, ये याद रखना है आपको, ये जिसमें हम अंडरलाइन कर रहे हैं वो याद जरूर करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है मानेसर स्थित संयंत्र 10 किलोमीटर के समर्पित रेल लिंक के माध्यम से पटरी रेलवे स्टेशन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यह टर्मिनल अपने पूर्ण संचालन पर सालाना लगभग 4.5 लाख वाहनों को सीधे मालगाड़ियों में लादकर भेजने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट है मानेसर से रेल द्वारा वाहन देश भर में भेजने हेतु मारुति सुजुकी ने 17 रेलवे वितरण केंद्र, कितने रेलवे वितरण केंद्र हैं? 17 रेलवे वितरण केंद्र हब चिन्हित किए हैं, जिनके माध्यम से ये वाहन 300 से अधिक शहरों तक पहुंचेंगे। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट देखेंगे, यह टर्मिनल पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान 2021 के तहत विकसित मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब का उत्कृष्ट उदाहरण है। परियोजना के क्रियान्वयन हेतु रेल मंत्रालय, HIRDC, राज्य सरकार एवं मारुति सुजुकी के संयुक्त सहयोग से HORCL नामक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित की गई है। ठीक है, याद रखना कौन सी कंपनी स्थापित की गई है? HORCL। कौन सी? HORCL। ठीक है, ये कंपनी स्थापित की गई है। किसके सहयोग से की गई है? ये
रेल मंत्रालय और ठीक है HRIDC, ठीक है, राज्य सरकार एवं मारुति सुजुकी के सहयोग से ये कंपनी स्थापित की गई है, HORCL, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट अपना टॉपिक है करंट अफेयर का, एयर इंडिया ड्रीम लाइनर विमान दुर्घटना, ठीक है, AI-171, ठीक है, ये बहुत अभी जस्ट ही करंट अफेयर है, ये लेटेस्ट है, ठीक है, लेटेस्ट करंट है ये, ठीक है, ये दुर्घटना हो गया तो ये जरूर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, इसमें, और ये क्या है स्टेटमेंट के रूप में इसमें पूछ सकते हैं, ठीक है। एयर इंडिया ड्रीम लाइनर विमान दुर्घटना, ठीक है, 12 जून 2025 को, ठीक है, 12 जून कब हुई थी, ये लेटेस्ट है ना अभी, 12 जून 2025 को एयर इंडिया की उड़ान AI-171 बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर, ठीक है, ये याद रखना कौन सा था, AI-171 बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद, ठीक है, मेधानी नगर स्थित रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, ठीक है। लंदन गेटविक जा रही इस अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के दुर्घटनाग्रस्त होते ही तेज धमाके के साथ आग का गोला उठा और आसपास की इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई, ठीक है। ये कौन सा था एयर इंडिया की उड़ान जिससे क्षतिग्रस्त हुआ, वो कौन सा विमान था, AI-171 बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर, ठीक है, याद रखना है, आपको याद क्या रखना है, एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 B 787-8 ने अहमदाबाद से लंदन के लिए, ठीक है, उड़ान भरी और कुछ ही मिनटों के बाद हवाई अड्डे के पास एक बिल्डिंग पर क्या होगा, क्रैश हो गया, ठीक है। बोइंग 787-8 विमान में कुल 242 लोग यानी कि 230 यात्री और 12 कर्मी दल सवार थे, ठीक है। विमान में सवार 242 में से 241 लोगों की मृत्यु हुई है, केवल एक यात्री विश्वास कुमार रमेश, ठीक है, विश्वास कुमार रमेश चमत्कारिक रूप से जीवित बचे हैं। जीवित बचे यात्री भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक है, ठीक है, कौन से भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक है। विमान हादसे के स्थान पर कुछ लोगों की ही मृत्यु हुई, ठीक है, विमान हादसे के स्थान पर भी कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, जिसके कारण कुल मरने वालों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई, 280 से अधिक हो गई, ठीक है। इस दुर्घटना में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इस दुर्घटना में क्या है, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की भी मृत्यु हो गई। किसकी हो गई है, किसकी डेथ और हो गई इसमें, विजय रूपाणी जी जो गुजरात के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, एयर इंडिया ड्रीम लाइनर के विनाश के अवशेष अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल की इमारत में जा गिरे, ठीक है। दोपहर के भोजन के दौरान छात्र और डॉक्टर परिसर में मौजूद थे, ठीक है, कहाँ पे, बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पर, ठीक है। एयर इंडिया द्वारा जारी सूचना अनुसार यात्रियों में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली तथा एक कनाडाई नागरिक था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के नागर विमानन महानिदेशालय DGCA एवं विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो AAIB ने हादसे की विस्तृत जांच शुरू कर दी है, ठीक है। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर एक नवीनतम चौड़ी बॉडी वाला 2 इंजन वाला दीर्घ मार्ग विमान है, जिससे पहली बार वर्ष 2011 में वाणिज्यिक सेवा में सम्मिलित किया गया था। कब किया गया था, वर्ष 2011 में, ठीक है, याद रखना है। सुरक्षा रिकॉर्ड की बात करें तो अपनी शुरुआत से अब तक 787 ड्रीम लाइनर मॉडल का यह पहला अवसर है जब किसी विमान को एक बड़ी घातक दुर्घटना का सामना करना पड़ा, ठीक है। एयर इंडिया दुर्घटना पीड़ितों को परिवारों को 25 लाख रुपए का आंतरिक भुगतान किया गया है। यह राशि मूल कंपनी टाटा सन्स द्वारा पहले ही घोषित 1 करोड़ रुपए मुआवजे के अतिरिक्त है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेंगे, भारत की अन्य भीषण हवाई तस्दियां कौन कौन सी हुई है। 1996 की बात करेंगे, चरखी दादरी मध्य आकाश टक्कर, ठीक है। 1996 की बात करेंगे, चरखी दादरी मध्य आकाश टक्कर भारत की अब तक की सबसे घातक विमान दुर्घटना, जिसमें 2 विमानों की टक्कर से कुल 349 लोगों की मृत्यु हो गई थी, इनकी डेथ हो गई थी। 1985 की बात करें, एयर इंडिया बमकांड, मॉन्ट्रियल लंदन दिल्ली मुंबई उड़ान AI-182, ठीक है, AI-182 एक आतंकवादी बम विस्फोटक से अटलांटिक महासागर में विस्फोटक कर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें 329 यात्रियों की जान गई थी। नेक्स्ट है 1978 एयर इंडिया मुंबई दुर्घटना, मुंबई से दुबई जा रही एयर इंडिया फ्लाइट 855 बोइंग
747 समुद्र में गिर गई थी, जिससे सभी 2013 लोग मारे गए थे। नेक्स्ट है 2010 में मैंगलोर विमान दुर्घटना। दुबई से मैंगलोर आने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812 लैंडिंग के समय दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिससे 558 यात्रियों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये आपको रखना, भारत की अन्य भीषण जो त्रासदियाँ हुई हैं हवाई यात्राओं से। ठीक है, ये आपको याद करना है कि शायद मैच करने के लिए पूछ लें। नेक्स्ट देंगे फ्लाइट रिकॉर्ड। ठीक है, फ्लाइट रिकॉर्डर है। ठीक है, फ्लाइट रिकॉर्डर है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डर उपकरण होता है जिससे विमान, अच्छा इसे पूछ सकता है कि फ्लाइट रिकॉर्डर क्या होता है, क्योंकि जब ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया था तो उस समय फ्लाइट रिकॉर्डर भी मिला है। ठीक है, तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग उपकरण होता है जिसे विमानों में लगाया जाता है, जिससे कि विमान दुर्घटना और घटनाओं की जांच में मदद मिल सके। ठीक है, आमतौर पर इसे ब्लैक बॉक्स भी कहा जाता है, किसको, फ्लाइट रिकॉर्डर को। यह डिवाइस दो प्रकार की होती है, फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर होता है FDR होता है, और होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR होता है। ठीक है, फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर FDR एंड कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR होता है। ठीक है, ये नारंगी रंग का होता है, जिसमें दुर्घटना के बाद इसे आसानी से खोजा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये मिला हुआ है। यह क्या है, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तक के तापमान को झेल सकता है और 3400 G तक की टक्कर सह सकता है। कौन सा, फ्लाइट रिकॉर्डर। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, रिकॉर्ड कर लेता है। ठीक, जब जो घटना होती है तो उसको ये रिकॉर्ड कर लेता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर रखना है। ठीक है, पूछ सकते हैं ये। नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, केंद्र सरकार ने दी जातीय गणना की। ये तो अच्छा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है। ठीक है, केंद्र सरकार ने दी जातीय जनगणना की अनुमति। ठीक है, केंद्र सरकार ने दी जातीय जनगणना की अनुमति, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कास्ट वाइज सेंसस को अनुमति दे दी है। ठीक है, जातिगत जनगणना ने, ठीक है, जातिगत जनगणना से आशा है कि देश भर के विभिन्न जाति समूहों की आबादी का सर्वेक्षण करना। ठीक है, कि देश में कितनी जातियां रहती हैं उनका सर्वेक्षण करना। यह एक संवेदनशील लेकिन महत्वपूर्ण जनसांख्यिकी अभ्यास है। स्वतंत्रता के बाद 1931 में, आफ्टर फ्रीडम की बात करें, 1931 की जनगणना के बाद से जातिगत, ठीक है, याद करना है कौन सा डेट है, 1931। ठीक है, 1931 की जनगणना के बाद से जातिगत आंकड़े नियमित जनगणना में शामिल नहीं किए गए थे। अब केंद्र सरकार ने आगामी जनगणना 2027 में, कब होगी, सेंसस 2027 में जातियों की गणना करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जिससे सामाजिक न्याय की नीतियों को नई दिशा मिल सकेगी। ठीक है, नेक्स्ट है, याद रखना है आपको, जनगणना संघ सूची का विषय है। ठीक है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जनगणना किस सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है। ठीक है, जनगणना संघ सूची का विषय है। संविधान के अनुच्छेद 246 सातवीं अनुसूची। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 246 246 सातवीं अनुसूची और सूची 69 में। ठीक है, कब दिया है उस सूची, यानी कि सातवीं अनुसूची है संविधान की, किसमें है, 246 में, उसकी सूची में 69 में जनगणना संघ का विषय है, ये बताया गया। ठीक है, जनगणना अधिनियम 1948 एवं नियम 1990 के तहत, ठीक है, 1990 के तहत इसे प्रतिबंधित किया जाता है। ठीक है, इसे क्या किया जाता है, प्रबंधित किया जाता है। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लिए, जनगणना क्या है, संघ सूची का विषय है। संविधान का अनुच्छेद 246 के तहत सातवीं अनुसूची में, सूची 69 यानी कि शेड्यूल में 69 में दिया गया है, जनगणना अधिनियम 1948 एवं नियम 1990 के तहत इसे प्रबंधित किया गया है। 16 जून 2025, ठीक है, 16 जून 2025 को भारत की जनसंख्या की जनगणना वर्ष 2027 के दौरान दिए जाने की अधिसूचना जारी की गई है गजट में। यह जनगणना 2 चरणों में होगी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ठीक है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे हिमालयी क्षेत्रों में 1 अक्टूबर 2026 से, ठीक है, 1 अक्टूबर 2026 से, और बाकी पूरे देश में 1 मार्च 2027 से जनगणना स्टार्ट होगी। ठीक है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में जो हिमालयी क्षेत्र वाले जो राज्य हैं उनमें 1 अक्टूबर 2026 से होगी, और बाकी पूरे देश में 1 मार्च 2027 से होगी, क्योंकि वहाँ माउंटेन रेंजेस टाइप है वहाँ पे। ठीक है, हिली एरियाज हैं, तो वहाँ पे पहले स्टार्ट कर दिए, क्योंकि वहाँ जनगणना कराना थोड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, चिनाब रेल पुल। चिनाब रेल पुल विश्व का सर्वाधिक ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज। ठीक है, चिनाब रेल पुल विश्व का सर्वाधिक ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज, ये इंपॉर्टेंट करंट है। ठीक है, चिनाब, यहाँ पे हम स्टार लगाएंगे। ठीक है, चिनाब रेल पुल, ठीक है, चिनाब रेलवे पुल भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में
रियासी जिले में स्थित चिनाब नदी पर बना है। ठीक है, ये तो आपको पता होगा, चिनाब नदी पर बना है। यह एक रेलवे पुल है। यह विश्व का सर्वाधिक ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। ठीक है, सर्वाधिक ऊंचा क्या है? आर्च ब्रिज है। आर्च ब्रिज देखा ना, आर्क पे ये पूरा रखा हुआ है, इसलिए आर्च ब्रिज है। इसकी ऊंचाई क्या है? 359 मीटर है। ठीक है, नदी तल से है इसकी ऊंचाई। इस पुल की कुल लंबाई होगी लगभग 1315 मीटर है इसकी लंबाई। ठीक है, यह पुल भारतीय रेलवे की उधमपुर, ठीक है, यह पुल क्या है? भारतीय रेलवे की उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, ठीक है, USBR परियोजना का महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, यह पुल 8 रिक्टर स्केल तक, ठीक है, यह पुल क्या है? 8 रिक्टर स्केल तक के भूकंप तथा लगभग 260 किलोमीटर तक के प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज हवाओं का सामना करने में सक्षम है। इस ब्रिज को लगभग 120 वर्ष तक बने रहने के लिए, ठीक है, कितने वर्ष तक? 120 वर्ष, ठीक है, 120 ईयर्स, यानी कि 120 वर्ष तक बने रहने के लिए निर्मित किया गया है। यह भारतीय इंजीनियरिंग की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी है। नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 6 जून 2025 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चिनाब रेलवे पुल का उद्घाटन किया गया। ठीक है, 6 जून 2025 को, ठीक है, किसके द्वारा किया गया? PM द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इस पुल को क्या है? कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन, इस पुल को कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन और भारतीय संस्थानों जैसे IITS तथा भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के सहयोग से निर्मित एवं विकसित किया गया। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसके सहयोग से किया गया है? IIT तथा DRDO के सहयोग से निर्मित किया गया है। ठीक है, IITs तथा DRDO के सहयोग से निर्मित किया गया है। ठीक है, कौन सा? आर्च ब्रिज, चेन में जो आर्च ब्रिज, चिनाब जो रेलवे पुल है वो वाला। ठीक है, आर्च ब्रिज ये निर्मित किया गया। इस पुल में स्ट्रक्चरल स्टील का उपयोग किया गया है, जिसमें, ठीक है, जिससे यह 10 डिग्री से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान सहन कर सकता है। कि इसकी स्ट्रक्चरल डिटेलिंग के लिए सबसे अत्याधुनिक यानी टेक्ला सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया है, जिससे डिज़ाइन और निष्पादन में उच्च स्तर की सटीकता संभव हुई है। ठीक है, ये विस्तार से समझना जरूरी था। चिनाब रेल पुल को इतना तो नहीं आएगा, 1486 करोड़ रुपए की परियोजना लागत के साथ निर्मित किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य जम्मू और कश्मीर क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना तथा रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना है। ठीक है, रियासी जिले में बक्कल और कौरी के मध्य बनाया आर्च ब्रिज कटरा से बनिहाल तक के लिए एक महत्वपूर्ण संपर्क है। कहाँ? कटरा से बनिहाल तक। ठीक है, ये कनेक्ट करता है। चिनाब रेल पुल एफिल टावर से लगभग, ठीक है, याद रखना है, चिनाब रेल पुल एफिल टावर से लगभग 35 मीटर अधिक ऊंचा है। ठीक है, चिनाब रेल पुल एफिल टावर से लगभग 35 मीटर अधिक ऊंचा है। ठीक है, वर्ष 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार द्वारा इस ब्रिज को बनाने की मंजूरी प्रदान की गई थी। याद रखें कि इसी दिन प्रधानमंत्री ने भारत के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी ब्रिज का भी उद्घाटन किया है। ठीक है, किसका किया? 2 उद्घाटन उन्होंने एक साथ किए हैं, एक ही दिन में। कब किया है? इसी दिन प्रधानमंत्री ने भारत के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी ब्रिज का भी उद्घाटन किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर देखेंगे, विश्व के अन्य सर्वाधिक ऊंचे रेलवे ब्रिज। ठीक है, सर्वाधिक ऊंचे ब्रिज देखेंगे। विश्व के अन्य सर्वाधिक ऊंचे रेलवे ब्रिज कौन कौन से हैं? फर्स्ट है दादुहे रेलवे ब्रिज चुआनजांग। ठीक है, दादुहे रेलवे ब्रिज चुआनजांग, दादुहे रेलवे ब्रिज चुआनजांग, सिचुआन चीन। ठीक है, जैसा कि नाम है इसका, सिचुआन चीन में है, इनकी चाइना में है। ऊंचाई इसकी 380 मीटर है। यह आर्च ब्रिज नहीं है। ठीक है, ये आर्च ब्रिज नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे नाजीहे रेलवे ब्रिज। ठीक है, नाजीहे रेलवे ब्रिज गुइझोउ, ये भी चीन में है। गुइझोउ ये भी चीन में है। ऊंचाई इसकी 310 मीटर है। ठीक है, ये दोनों चीन में है। नेक्स्ट देखेंगे चियांगजीहे रेलवे ब्रिज, चियांगजीहे रेलवे ब्रिज चीन, ये भी चीन में है। इसकी ऊंचाई 298 मीटर है। नेक्स्ट है बेइपांगजियांग रेलवे ब्रिज किंगलोंग। ठीक है, बेइपांगजियांग रेलवे ब्रिज किंगलोंग, चीन के किंगलोंग में स्थित है। ये सभी चीन के ही है। ठीक है, 295 मीटर है। लेकिन अभी जो भारत बना है सबसे ऊंचा, यानी कि वर्ल्ड का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। ठीक है, चिनाब नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट करंट अफेयर हमारा है इंपॉर्टेंट, घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना इकाई। ठीक है, घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना इकाई का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे? घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर है, यूपी करंट अफेयर है, ये आपको याद रखना है।
घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में, कानपुर नगर जिले में स्थापित एक प्रमुख कोयला आधारित सुपर क्रिटिकल बिजली संयंत्र है। ठीक है, ये कौन सा है, कोयला आधारित, ठीक है, सुपर क्रिटिकल बिजली संयंत्र, थर्मल पावर प्लांट है। ये कौन सा, कोयला आधारित है ये, ठीक है, कोयला आधारित है। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में यानी कानपुर नगर जिले में स्थापित किया है घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना। ठीक है, यह 1980 मेगावाट क्षमता वाली परियोजना केंद्र सरकार ने उधम एनएलसी इंडिया लिमिटेड, ठीक, कौन से, उधम एनएलसी इंडिया लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश राज्य सरकार, ठीक है, UPRVUNL के संयुक्त उपक्रम द्वारा विकसित की है। किसके, एनएलसी प्लस UPRVUNL यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट याद रखना आपको, 30 मई 2025 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में स्थित घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना, ठीक है, 3 × 660 मेगावाट की इकाई फर्स्ट 660 मेगावाट राष्ट्र को समर्पित की है। किसके द्वारा हुई है ये, PM नरेंद्र मोदी द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, याद रखना ये कहाँ, घाटमपुर है, घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना ये उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर जिले में स्थापित की गई है और ये क्या है, कोल आधारित थर्मल पावर प्लांट है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है, केंद्र सरकार की आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने जुलाई 2016 में इस परियोजना को मंजूरी प्रदान की थी। ठीक है, इसे कब की थी, इसको 2016 में इस परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई थी। इसे नेवली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड, ठीक है, नेवली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड NUPPL नामक संयुक्त उद्यम कंपनी संचालित करती है। ठीक है, जिसमें एनएलसी इंडिया की 51% है, एनएलसी इंडिया की 51% है एंड UPRVUNL की 49। ठीक है, इसमें एनएलसी का कितना भाग है, 51% है और UPRVUNL की 49% हिस्सेदारी है इसमें। ठीक है, घाटमपुर परियोजना से उत्पन्न विद्युत के क्रय हेतु राज्य विद्युत निगमों में से समझौते किए गए। लगभग 75% बिजली उत्तर प्रदेश को मिलेगी और शेष, याद रखना है, 75% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो उत्तर प्रदेश को मिलेगी और जो बाकी है 25% बिजली वो असम राज्य को आवंटित की जाएगी। ठीक है, याद रखना 75% है ना, ये यूपी को, ठीक है, 75% यूपी को एंड रिमेनिंग 25% ये किसको दी जाएगी, असम को। ठीक है, असम को दी जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे, ताजा आधिकारिक अनुमान के अनुसार परियोजना की कुल लागत, ठीक है, ये इतना नहीं पूछेंगे लेकिन एक बार आपको देख लेना है। ठीक है, इतना रुपए है। इस परियोजना की शेष 2 इकाइयों के बीच 2026 तक प्रारंभिक होने की उम्मीद है। इस परियोजना की शेष 2 इकाइयाँ हैं वो यह 2026 तक स्टार्ट होने की संभावना है। तीनों इकाइयों के पूर्ण संचालन पर संयंत्र प्रतिवर्ष लगभग 14,000 मिलियन यूनिट बिजली उत्पन्न करेगा। ठीक है, इस परियोजना के लिए कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु झारखंड राज्य के दुमका जिले में स्थित पचवारा साउथ कोल ब्लॉक आवंटित किया गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर, लोक माता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन 2025। टॉपिक है लोक माता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन 2025। 31 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर जो थी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में भाग लिया। यह आयोजन मालवा की प्रसिद्ध महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती यानी कि 300 जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। कौन सी, 300, ठीक है, 300वीं जयंती। याद रखना, सम्मेलन में प्रधानमंत्री देवी अहिल्याबाई को समर्पित एक स्मारक डाक टिकट तथा 300 रुपए के मूल्य का विशेष स्मारक सिक्का जारी किया है। 300 रुपए के सिक्के पर अहिल्याबाई होलकर का चित्र उत्कीर्ण किया गया है। 300 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्का भारत के सिक्का इतिहास में पहली बार जारी हुआ है, जिसे कोलकाता टकसाल से ढाला गया है। किससे, कोलकाता टकसाल से ढाला गया है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार, ठीक है, प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार भी प्रदान किया है। यह राष्ट्रीय पुरस्कार एक महिला कलाकार को जनजातीय लोक एवं पारंपरिक कलाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार बस्तर की जनजातीय महिला कलाकार किसको दिया गया, डॉक्टर जयमती कश्यप को प्रदान किया गया है। ठीक है, कौन सा, राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार किसे दिया गया है,
डॉक्टर जयमती कश्यप को दिया गया है। ये कौन सी है? यह कि बस्तर जिले की एक जनजाति महिला है, ठीक है, इन्हें दिया गया। एक कलाकार है, ये डॉक्टर जयमती कश्यप को प्रदान किया गया है। देवी अहल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 को, यानी कि 31 मई 1725 को वर्तमान महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के जामखेड़ तहसील के चौड़ी गांव में हुआ था। ठीक है, याद रखना है, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के जामखेड़ तहसील के चौड़ी गांव में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, शासनकाल 1767 से 1795 तक रहा है इनका, जिसमें इन्होंने लगभग 3 दशकों तक मालवा पर न्यायपूर्ण और कुशल शासन किया था। ठीक है, किसने? अहल्याबाई होलकर ने। अहल्याबाई ने राज्य की बागडोर संभालने की अपनी राजधानी महेश्वर नर्मदा तट पर स्थित को साहित्य, संगीत, कला एवं उद्योग के केंद्र के रूप में विकसित किया था। अहल्याबाई 18वीं शताब्दी में स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह निषेध जैसे विचारों के अग्रदूत थी। उन्होंने अपने राज्य में महिला सेना इकाई बनाकर महिलाओं को शस्त्र और प्रशासन का, यानी कि शस्त्र और प्रशासन का प्रशिक्षण दिलवाया था। इतिहास में उन्हें इस शासिका के रूप में याद किया जाता है जिसमें लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु बढ़ाने, महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार दिलाने, अच्छा ठीक है, ये आपको याद रखना, जिससे लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु बढ़ाने, महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार दिलाने और विधवा विवाह का समर्थन करने जैसे कदम उठाए थे इतिहास में उन्होंने। ठीक है, कौन सी थी? प्रधानमंत्री ने अहल्याबाई होलकर के सम्मान में पुण्य श्लोक अहल्याबाई देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना, कौन सी योजना? अहल्याबाई होलकर महिला स्टार्टअप योजना वर्ष 2024 में प्रारंभ की, जो महिला उद्यमियों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। इंदौर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम भी उनके सम्मान में रखा गया। दार्शनिक महारानी की उपाधि से सम्मानित अहल्याबाई का 13 अगस्त 1975 को निधन हो गया था। याद रखना कब हुई थी इनकी डेट? 13 अगस्त 1795 को इनकी डेथ हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट करंट अफेयर और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना। ठीक है, ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना 2 राज्यों मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र की संयुक्त पहल है। ठीक है, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र की संयुक्त पहल है, जिसका उद्देश्य जल संकट से जूझ रहे क्षेत्रों में भूजल स्तर बढ़ाकर सिंचाई एवं पेयजल आपूर्ति को बढ़ाना है। कौन सी योजना है? ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना है ये। ठीक है, याद क्या रखना है आपको, 10 मई 2025 को मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र द्वारा, ठीक है, मध्य प्रदेश एमपी संयुक्त किसकी परियोजना है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र द्वारा ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना, ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट TDMRP को संयुक्त रूप से क्रियान्वित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, कौन से मुख्यमंत्री? मध्य प्रदेश के मोहन यादव जी, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन से हैं? देवेंद्र फडणवीस। ठीक है, कौन से? देवेंद्र फडणवीस ने हस्ताक्षर किए। ठीक है, ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना परंपरागत बांध निर्माण से हटकर भूजल पुनर्भरण जल द्वारा संरक्षण को प्रोत्साहन करती है, यानी कि दोबारा से रिचार्ज करती ग्राउंड वाटर को। ठीक है, परियोजनाओं के तहत ताप्ती नदी की 3 धाराओं का विकास कर अतिरिक्त वर्षा जल को भूजल पुनर्भरण किया जाएगा। इसलिए ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना को आधिकारिक द्वारा विश्व की सबसे बड़ी भूजल पुनर्भरण योजना कहा जाता है। ठीक है, कहा गया किसको? ताप्ती बेसिन। इसको अच्छे ताप्ती रिवर है, इसका ओरिजिन है, इसकी सहायक नदियाँ ये आपको देख लेना है। ठीक है, ताप्ती नदी की, और ये आप तो पता है ताप्ती, और ये कहाँ से कहाँ गिरती है, ये अपने पता है, कहाँ मुहाना बनाती, ये सब आप एक बार देख लीजिएगा, अब पता होगा। नर्मदा ताप्ती तो आपको पता ही होगा। ठीक है, TDMRP कृषि एवं पेयजल दोनों समस्याओं का समाधान एक साथ करने के लिए डिजाइन की गई है। ठीक है, इस परियोजना के मध्य प्रदेश के बुरहानपुर एवं खंडवा जिलों की बुरहानपुर, नेपानगर, खगनार एवं खालवा तहसीलें लाभान्वित होगी। महाराष्ट्र के अकोला, बुलढाना, अमरावती आदि जिले लाभान्वित होंगे। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज योजना में कुल 31.13 TMC जल का उपयोग किया जाएगा, जिसमें मध्य प्रदेश को 11.76 TMC जल मिलेगा तथा महाराष्ट्र को 19.360 TMC जल आवंटित किया जाएगा। परियोजनाओं में एक निम्न बांध लो डाइवर्जन बियर बनाया जाएगा, जो खरिया बूटीघाट जिला खंडवा, मध्य प्रदेश, अमरावती, महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, भारत सरकार इसकी लागत का 90% वहन करेगी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, जबकि शेष
10% की बात है, जो वित्तीय भार है वो मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र सरकार मिलकर उठाएंगे। ठीक है, 90% सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी और 10% का जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र गवर्नमेंट दोनों ही मिलकर उठाएंगे, इसका वहन करेंगे। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना मध्य प्रदेश की हालिया वर्षों में तीसरी प्रमुख अंतर्राज्यीय नदी जल परियोजना है। इससे पूर्व केन बेतवा लिंक परियोजना, ठीक है, केन बेतवा लिंक परियोजना आपको याद रखनी है। मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के बीच पहली बड़ी नदी जोड़ परियोजना है, जिसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा भी दिया गया है केन बेतवा लिंक परियोजना को। और दूसरी है पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना है, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के बीच है ये, ठीक है, जिससे संशोधित कर पूरी राजस्थान नहर परियोजना ERCP के साथ जोड़ा जाएगा, यानी जोड़ा गया है। ताप्ती यानी कि इसे तापी नदी भी बोलते हैं, जैसे अभी बताया है, मध्य भारत की एक प्रमुख पश्चिमी वाहिनी नदी, सबको पता है, ठीक है। ये कहाँ किस तरफ बहती है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो करती है। कौन सी, नर्मदा भी और ताप्ती भी, ठीक है। इसे ताप्ती भी बोलते हैं, कहीं कहीं तापी भी बोलते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ताप्ती और तापी दोनों ही इसको बोलते हैं। यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई क्षेत्र में, ठीक है, यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई क्षेत्र में सतपुड़ा पर्वत से निकलकर लगभग 724 किलोमीटर दूरी तक बहती है, ठीक है, याद रखना है। ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई क्षेत्र से सतपुड़ा पर्वत से निकलकर, कहाँ इसका ओरिजिन होता है, सतपुड़ा पर्वत से ये निकलती है और 724 किलोमीटर दूरी तक यह बहती है, ठीक है। नर्मदा के बाद ताप्ती भारत की दूसरी सबसे लंबी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, ठीक है। नर्मदा के बाद ताप्ती है, जो तापी नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, जो गुजरात में कहाँ पे ये अपना जल गिराती है, कहाँ पे ये अपना मोहन बनाती है, जो गुजरात में खंबात की खाड़ी अरब सागर में अपना जल गिराती है, यानी कि अरब सागर में मिलती है, ठीक है। इसकी प्रमुख सहायक नदी अगर हम देखेंगे, ठीक है, ताप्ती की प्रमुख अगर सहायक नदियां देखेंगे, ट्रिब्यूटरीज देखेंगे, इसकी पूर्णा है, गिरना है, पंजरा है, अनेर है, ठीक है। पूर्णा, गिरना, पंजरा, अनेर, ये ट्रिब्यूटरीज हैं ताप्ती की, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट का जो स्टेटमेंट है सारे ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। एक बार आपको याद रखना है, ये किस ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो करती है और बैतूल जिले के, यानी कि मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई क्षेत्र से ये सतपुड़ा पर्वत से निकलती है और 724 किलोमीटर तक इसके बहने के बाद नर्मदा बहने के बाद ये पश्चिम को कहाँ पे अपना जल गिराती है, अरब सागर में, अपने खंबात की खाड़ी अरब सागर में अपना जल गिराती है। और इसकी प्रमुख सहायक नदियां अगर देखेंगे, ट्रिब्यूटरीज देखेंगे, पूर्णा है, गिरना है, पंजरा है, अनेर है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पहलगाम से युद्ध विराम तक, पहलगाम से युद्ध विराम तक, ठीक है, ये नेक्स्ट टॉपिक है। इस टॉपिक में देखते हैं क्या बताया गया। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के शांत पहलगाम पर्यटन क्षेत्र में हुए एक भीषण आतंकी हमले ने बच्चे एक मिनट का ब्रेक चाहिए। ठीक है, ओके, स्टार्ट कर लेते हैं। कहाँ पे आए थे, 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के शांत पहलगाम पर्यटन क्षेत्र में हुए एक भीषण आतंकी हमले में पूरे भारत को झकझोर दिया, ये आपको पता होगा। हमले के लगभग 2 हफ्ते बाद भारत ने सूचनाओं की पुष्टि के बाद 6 से 7 मई 2025 की रात को एक प्रतिशोधी कार्रवाई शुरू की, जिसका कोड नाम क्या था, ऑपरेशन सिंदूर। याद रखना क्या था, ऑपरेशन सिंदूर, ये ठीक है, ये स्टार्ट किया गया था। वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट हवाई हमले के बाद, ठीक है, वर्ष 2025 में ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर आपको याद रखना, ने प्रदर्शित किया कि भारत अब आतंक के घाव पर सीधे प्रहार करने से नहीं हिचकेगा। ठीक है, याद रखना है कि आतंक के जो प्रदर्शन है वो उसको भारत नहीं सहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। याद रखना आपको पहलगाम घटना क्या याद रखनी, 22 अप्रैल 2025 को लगभग दोपहर 2:45 पर दक्षिण कश्मीर स्थित अनंतनाग जिले के पहलगाम से लगभग 7 किलोमीटर दूर बैसरन घाटी के मैदान में स्वचालित हथियारों से लैस आतंकियों के एक समूह ने छुट्टियां मना रहे पर्यटकों पर अचानक अंधाधुंध गोलीबारी की। ठीक है, अंधाधुंध क्या है, गोलीबारी की। हमलावरों ने गोली मारने से पहले पर्यटकों से उसकी धार्मिक पहचान की पूछताछ की। ठीक है, क्या है, इन्होंने धार्मिक पहचान की पूछताछ की थी। इस हमले में कुल 26 लोगों की मृत्यु हुई थी। कितने, 26 लोगों की मृत्यु हुई थी, यानी डेथ हुई थी, जिसमें 25 भारतीय पर्यटक और एक नेपाली नागरिक शामिल थे। ठीक है, हमले की जिम्मेदारी एक नगर संगठन
द रेजिस्टेंट फ्रंट TRF ने ली, जिसे पाकिस्तान लश्कर तैयबा का मुखौटा माना जाता है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने हमले में शामिल 4 आतंकवादियों की पहचान की है। फर्स्ट है अली भाई उर्फ तलहा, पाकिस्तानी नागरिक। दूसरे हैं आसिफ फौजी, पाकिस्तानी नागरिक। तीसरे हैं आदिल हुसैन ठोकर, अनंतनाग निवासी है। ओके। और फोर्थ है एहसान, पुलवामा निवासी हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पहलगांव हमले। तो भारत ने अपने संप्रभुता यानी कि संप्रभुता सॉवरेनिटी पर सीधा हमला माना है और 23 अप्रैल को उच्च स्तरीय बैठक में कई सख्त फैसले लिए हैं। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति CCS ने 23 अप्रैल 2025 को वर्ष 1990 की सिंधु जल संधि स्थगित करने का औपचारिक निर्णय लिया है। साथ ही एकीकृत चेक पोस्ट अटारी वाघा सीमा द्वारा तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्णय लिया है। सार्क वीजा छूट योजना SVEC यानी कि CVS वीजा के तहत पाकिस्तानी नागरिकों की भारत यात्रा को प्रतिबंधित कर दिया है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल को 3 सेनाओं प्रमुखों और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ बैठक में सशस्त्र बलों को पूरी छूट दे दी है कि वे हमले के दोषियों को दंडित करने हेतु उपयुक्त समय और स्थान चुनकर कार्रवाई करें। थल सेना, वायुसेना और खुफिया एजेंसियों के साथ समन्वय बैठकें हुई, जिनमें सीमा पार जवाबी कार्रवाई की योजना को अंतिम रूप दे दिया गया। इन बैठकों की परिणति ऑपरेशन सिंदूर के रूप में हुई। कौन सी योजना थी, कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, ये जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, के रूप में हुई है। ऑपरेशन सिंदूर क्या है, अभी देख लेते हैं। 22 अप्रैल 2025 के पहलगांव हमले के जवाब में भारतीय सुरक्षा बलों ने 6 से 7 मई 2025 की रात को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया है। ठीक है, और क्या हुआ इसमें? अभियान के तहत 9 लक्ष्य स्थलों पर यानी कि 9 लक्ष्य स्थलों पर एक साथ प्रहार किए गए। इनमें 5 आतंकी ठिकाने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि POK में थे। ठीक है, 5 आतंकी ठिकाने कहाँ पे थे? POK में थे। ठीक है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, जबकि 4 लक्ष्य पाकिस्तान के अंदर पंजाब प्रांत में चिन्हित थे। कौन से? बहावलपुर था, मुरीद के थे, साकरगढ़ था और सियालकोट थे। कौन से? बहावलपुर, मुरीद के, शाकरगढ़ और सियालकोट। ठीक है, ये सभी स्थान लश्कर तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों के प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र या ठिकाने थे। ठीक है, भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने स्पष्ट किया है कि इस प्रति आक्रमण का लक्ष्य आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करके भविष्य के हमलों को रोकना था, न कि युद्ध भड़काना। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। उधर पाकिस्तान द्वारा प्रतिक्रिया में भेजे गए ड्रोन और सशस्त्र UAV को मार गिराने के लिए भारत ने अपनी बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली सक्रिय की। इस एयर डिफेंस ढांचे में थल सेना, नौसेना, वायुसेना के समन्वित सेंसर, मिसाइल एवं एंटी ड्रोन तकनीकी, सॉफ्ट किल और हार्ड किल शामिल थे, जिसमें पाकिस्तानी पक्ष से हुई कई जवाबी कोशिशें इन ड्रोन हमलों की लहर को विफल बना दिया। भारत सरकार के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर के तहत 100 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया था। ढेर किए गए प्रमुख आतंकवादियों में लश्कर तैयबा कमांडर खालिद उर्फ अबू अकासा शामिल था, जो कश्मीर घाटी में हाथियों की जो कश्मीर घाटी में अच्छा हथियारों की तस्करी और संचालन के लिए जिम्मेदार था। कौन था जिम्मेदार इसमें? लश्कर तैयबा का कमांडर था खालिद उर्फ अबू अकासा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। लश्कर का ही एक अन्य शीर्ष प्रशिक्षण मुदस्सिर खड़ियान खास उर्फ मुदस्सिर अबू जुंदाल, जिसे मुरीद के पाकिस्तान स्थित आतंकी शिविर का प्रभारी माना जाता था, इस हमले में मारा गया है। जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा मोहम्मद हसन खान, जो पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर में जैश ऑपरेशनल प्रमुख का पुत्र था, इन्हीं। ठीक है, ये भी इन हवाई हमलों में मारा गया है। इसके अलावा भारत द्वारा जारी विवरण के मुताबिक वर्ष 1999 से IC-814 विमान अपहरण और वर्ष 2019 पुलवामा हमले की साजिशकर्ताओं में रह रहे यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक रऊफ और मुदस्सिर अहमद भी 7 मई की कार्रवाइयों में मार दिए गए। नेक्स्ट दिए गए 7 मई को पाकिस्तान ने बनियान अल मरसूस नाम से जवाबी ऑपरेशन चलाने। अच्छा, इन्होंने क्या ऑपरेशन चलाया था पाकिस्तान ने? बनियान अल मरसूस। ठीक है, बनियान अल मरसूस, ये याद रखना है। कौन सा इन्होंने चलाया था? 7 मई को ही पाकिस्तान ने बनियान अल मरसूस नाम से जवाबी ऑपरेशन चलाने का दावा किया है। ठीक है, जिसके तहत सीमावर्ती भारतीय सैन्य ठिकानों को ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बनाने की कोशिश की गई। इस दौरान देश के कई सैनिक और जवान शहीद हो गए। कुल 9 शहीद
सिकंदर राव, शहीद रामबाबू, शहीद दीपक चिगंगम, शहीद सुरेंद्र सिंह मेघा, शहीद मोहम्मद इम्तियाज, शहीद पवन कुमार, शहीद सुनील कुमार, शहीद मुरली नायक, शहीद दिनेश कुमार शर्मा, ये थे। ठीक है, जो शहीद हुए हैं उनकी जवाबी कार्रवाई में। युद्ध विराम की प्रक्रिया और शर्तें क्या थी ये देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सीमा पर बढ़ते हताहतों और दोनों परमाणु संपन्न देशों में युद्ध जैसे हालत ने, ठीक है, युद्ध जैसे हालात ने वैश्विक शक्तियों को चिंतित कर दिया। 10 मई 2025 को पाकिस्तानी सेना के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन डीजीएमओ मेजर जनरल कौसिफ अब्दुल्ला ने भारतीय डीजीएमओ लेफ्ट जनरल राजीव घई को आपात हॉटलाइन कॉल करके युद्ध विराम सीजफायर का प्रस्ताव किया। इस बीच इस बातचीत में पाक अधिकारी ने बताया कि अमेरिका की विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पाकिस्तान सेना प्रमुख से बात कर तनाव घटाने को कहा, अर्थात पाकिस्तान उच्च स्तर पर संघर्ष विराम के लिए तैयार था। युद्ध विराम की घोषणा व स्थिति कई दौर की गुप्त वार्ताओं के बाद 10 मई की रात दोनों देशों में आधिकारिक तौर पर युद्ध विराम की घोषणा की गई है। ठीक है, दोनों पक्ष, बाकी बहुत विस्तार से, दोनों पक्ष 10 मई 2025 को 5 बजे IST 16:30 PKT से प्रभावी होगा जमीन पर हवा में। ये तो इतना नहीं है इंपॉर्टेंट। प्रधानमंत्री 12 मई 2025 को 8, ठीक है, हाँ ये इंपॉर्टेंट। प्रधानमंत्री ने 12 मई 2025 को 8 बजे साय अपने संबोधन में 4 सिद्धांत उद्घोषित किए। कौन से 4 सिद्धांत थे? जवाब भारत की शर्तों पर दिया जाएगा, ठीक है, परमाणु ब्लैकमेल स्वीकार नहीं होगा, और थर्ड थे आतंक शरणदाता राज्य से अपराधिक माने जाएंगे, और खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। ठीक है, पाकिस्तानी सीमा पर हमारे जिस पर BSF जवान पूर्णम कुमार शाह को पकड़ लिया गया, उसे 14 मई 2025 को छोड़ भी दिया गया था। 17 मई 2025 को केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर और भारत की सीमा पर आतंकवाद के खिलाफ जारी लड़ाई के संदर्भ में 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल बनाया था, और 59 संसद सदस्यों वाले 7 समूह को 32 देशों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों सहित प्रमुख साझेदार देश का दौरा करेंगे। ठीक है, निम्नलिखित संसद सदस्य 7 प्रतिनिधि मंडलों का नेतृत्व करेंगे। शशि थरूर कांग्रेस से, रविशंकर प्रसाद भाजपा से, संजय कुमार झा जदयू से हैं, बैजयंत पांडा भाजपा से है, करीमोजी करुणानिधि DMK, सुप्रिया सुले NSP, श्रीकांत, ये सब उनका शिंदे शिवसेना से हैं, ये दौरा करेंगे। तब उनका क्या है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑपरेशन सिंदूर में प्रयुक्त भारतीय हवाई बल IAF हथियार प्रणालियाँ कौन कौन सी थी? ठीक है, कौन कौन सी थी? फर्स्ट है, अब बच्चे जो इम्पोर्टेंट रहेगा सिर्फ वही हम इसमें स्कैन करेंगे, और बहुत ज़्यादा विस्तार से जो दिया गया वो स्कैन नहीं करेंगे, इसमें आपका टाइम जाया होता है और हमारा भी। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर में प्रयुक्त भारतीय हवाई बल IAF हथियार प्रणालियाँ। फर्स्ट है दसॉल्ट राफेल लड़ाकू विमान। प्रमुख विशेषताएं क्या है इसकी? स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैड अरे EASA रडार। ठीक है, सेकंड है स्कैल्प स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल, यूरोपीय MBDA है। ठीक है, थर्ड है हैमर हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सीडेंटल चेंज, उत्पत्ति फ्रांस सैफरन में हुई है। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, उत्पत्ति भारत रूस संयुक्त उद्यम ब्रह्मोस एयरस्पेस से हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे भारतीय सेना हथियार प्रणालियाँ कौन कौन सी हैं। फर्स्ट में देखेंगे स्काई स्ट्राइकर लोइटिंग म्यूनिशन, उत्पत्ति भारत इजराइल एल्बिट सिस्टम अल्फा डिजाइन, ये हुई है। सेकंड है IAI हरोप लाइटिंग म्यूनिशंस, उत्पत्ति इजराइल भारत में निर्मित घटकों के साथ हुई है। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय वायु रक्षा प्रणालियाँ पाकिस्तानी प्रतिशोध से बचाने के लिए S-400 ट्रायम्फ सुदर्शन चक्र है। ठीक है, जिसे बोलते हैं सुदर्शन चक्र S-400 ट्रायम्फ, उत्पत्ति रूस भारतीय सेना के लिए अनुकूलित है। आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल है, उत्पत्ति भारत DRDO द्वारा की गई है। ठीक है, नेक्स्ट अपना है उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना की गई है। उत्तर प्रदेश में ये UP GK है। ठीक है, UP GK है, UP करंट अफेयर है। उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना की गई है। कहाँ पे की गई है? भारत सरकार सेमीकंडक्टर उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम 76,000 रुपये के तहत चिप निर्माण संयंत्रों, फैब एवं असेंबली टेस्ट यूनिटों को वित्तीय प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस हेतु दीर्घावधि रणनीतियों के संचालन के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ICM की शुरुआत की गई है। यह मिशन सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है।
याद रखना है आपको, एक मिनट याद रखना है आपको, 14 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत देश की छठी सेमीकंडक्टर यूनिट अर्धचालक यूनिट उत्तर प्रदेश में स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की है। इस यूनिट की स्थापना SCL, ठीक है, SCL हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड एंड फॉक्सकॉन कंपनियां मिलकर यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी येरेडा YEIDA यानी कि येरेडा ने जेवर एयरपोर्ट नोएडा के नज़दीक करेंगी। ठीक है, याद रखना है आपको। SCL एवं फॉक्सकॉन दोनों क्रमशः भारत और ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स, अच्छा SCL आपको याद रखना है, SCL एवं फॉक्सकॉन दोनों क्रमशः क्या है, भारत एवं ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कार्य करने वाली कंपनियां हैं। ठीक है, कौन सी है, भारत एवं ताइवान की इलेक्ट्रॉन और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियां हैं। ठीक है, यह यूनिट मोबाइल फोन, लैपटॉप, PC, ऑटोमोबाइल जैसे डिस्प्ले संबंधित उपकरणों के लिए डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स का निर्माण करेंगे। इस यूनिट को 20,000 वेफर्स प्रतिमाह उत्पादन के उद्देश्य से स्थापित किया जाता है। संयंत्र वाणिज्यिक उत्पादन वर्ष से 2027 तक शुरू करेगा। ठीक है, ये आपकी स्वीकृत 6 सेमीकंडक्टर इकाइयाँ हैं। मिरकॉन ATMP है, टाटा PSMC है, TSAT है, टाटा ATMP मोरीगांव असम है। ठीक है, और CG रिनेशा है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था बच्चे, ज़्यादा टाइम लेने से मतलब नहीं था, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जन सुरक्षा योजना के 10 वर्ष, ठीक है, जन सुरक्षा योजना के 10 वर्ष कंप्लीट हुए हैं। 2015 से 2025 क्या हुए हैं, कंप्लीट हुए हैं अभी। ठीक है, लेटेस्ट है। भारत में सामाजिक सुरक्षा को मजबूती देने के लक्ष्य से 9 मई 2015, याद रखना है कौन सी डेट है, 9 मई 2015 को केंद्र सरकार ने 3 महत्वाकांक्षी जन सुरक्षा योजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा अटल पेंशन योजना। ठीक है, कौन सा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और है अटल पेंशन योजना। इस योजना के अभिप्राय क्या था कि समाज के निम्न आय एवं असंगठित वर्ग, क्योंकि जो अब तक बीमा पेंशन जैसी सुरक्षा से वंचित थे, उन्होंने मामूली प्रीमियम योगदान पर जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा एवं नियमित पेंशन जैसी सुरक्षाएं प्रदान की जाए। याद आपको रखना है, 9 मई 2025 को 3 सामाजिक सुरक्षा जन सुरक्षा योजनाओं के 10 वर्ष पूर्ण होने पर इसकी 10वीं वर्षगांठ मनाई गई। ठीक है, कौन सी है, 9 मई 2025 को 3 सामाजिक सुरक्षा यानी कि जन सुरक्षा योजना के 10 वर्ष पूरे होने पर इसकी 10वीं वर्षगांठ मनाई गई। अप्रैल 2025 तक PMJJBY, PMSSBY और APY के अंतर्गत क्रमशः 23.6 करोड़ रुपए, 51 करोड़ और 76 करोड़ से अधिक नामांकन किए गए थे। PMJJBY योजना में 9 लाख से अधिक परिवारों के लिए बीमा राशि थी और PMJBY योजना के तहत 51 करोड़ लोगों का इसका लाभ उठाया गया था और उनको इतनी राशि प्रदान की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। MPY योजना के तहत 7.6 करोड़ लोगों में इसमें नामांकन कराया था, जिसमें उन्हें बुढ़ापे में नियमित पेंशन की सुविधा प्राप्त हो। और अप्रैल 2025 तक प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना में करोड़ महिलाएं नामांकित हैं। ये याद आ सकता है, 10.66 करोड़ महिलाएं नामांकित है, जिसमें से 7.08 करोड़ नामांकन PM जनधन योजना PMGDY खाताधारकों के हैं। अप्रैल 2025 तक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 23.87 करोड़ महिलाएं, जिसमें से 17.12 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY खाताधारक नामांकन है। अटल बिहारी जो अटल पेंशन योजना है APY में लगभग 47% महिलाएं हैं, जो कि महिलाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी को दर्शा रहा है। अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाएं कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। एक तो है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। कौन कौन सी हैं देखेंगे। अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाएं कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। प्रधानमंत्री क्या लगा लेंगे, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना PMSYM 2019, ठीक है, कब 2019 में स्टार्ट हुई थी, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट है व्यापारियों और स्वरोजगार व्यक्तियों के लिए NPS ट्रेडर्स यानी कि व्यापारी 2019 में शुरू की गई थी, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा की गई थी।
नेक्स्ट है पीएम किसान है। पीएम किसान 2019 कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा स्टार्ट की गई थी। और नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ठीक है, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMVY 2017 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है NHM 2013 में स्टार्ट हुई थी। कब है? 2013 में स्टार्ट हुई थी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। जैसे बदबू आ रही। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM 2013 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। नेक्स्ट है जननी सुरक्षा योजना JSY 2005 में स्टार्ट हुई थी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP 1995 में ये सुमेलित करने के लिए आ जाती योजना आपको देखना। 1995 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY। ठीक है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJY एक बीमा योजना है जो किसी भी कारण से मृत्यु हो जाने पर जीवन बीमा कवर प्रदान करती है। उल्लेखनीय है कि 18 से 50 वर्ष की आयु, कौन से 18 से 50 वर्ष की आयु, याद रखना है कि सभी व्यक्ति जो 18 से 50 वर्ष की आयु इसके बीच के जो सभी व्यक्ति जो भाग लेने वाले बैंकों डाकघरों के खाताधारक हैं वे इसमें शामिल हो सकते हैं। और PMJJY 18 से 50 वर्ष की आयु समूह के सभी ग्राहकों को 2 लाख रुपए का 1 वर्षीय टर्म जीवन कवर प्रदान करती है। यद्यपि इसमें प्रत्येक ग्राहक को प्रति वर्ष 436 रुपये प्रीमियम देना होगा जो ग्राहक के बैंक अथवा डाकघर के खाते से स्वतः ही काट लिया जाएगा। प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना। ठीक है, स्वतः ही काट लिया जाता है। ओके, 436 रुपये प्रीमियम दे होगा जो ग्राहक के बैंक अथवा डाकघर के खाते से स्वतः ही काट दिया जाएगा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY द्वारा। ठीक है, और ये इसमें क्या मिलेगा आपको? 2 लाख रुपए का 1 वर्षीय टर्म जीवन कवर प्रदान किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY। ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY एक दुर्घटना बीमा योजना है। इस योजना के अंतर्गत व्यक्ति की मृत्यु तथा दोनों आँखों की पूर्ण और अपूर्णीय क्षति या पैरों के उपयोग की हानि या एक आँख की दृष्टि की हानि होने पर बीमा राशि 2 लाख रुपए है। यद्यपि एक आँख की दृष्टि की पूर्ण और अपूर्णीय हानि या एक हाथ या पैर के उपयोग की हानि होने पर बीमा राशि 1 लाख रुपए है। ओके, इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष, इसमें 18 से 70 वर्ष है की आयु के बीच प्रति व्यक्ति सदस्य को प्रति वर्ष 20 रुपये प्रीमियम दे होगा। ठीक है, 20 रुपये प्रीमियम दे होगा। ठीक है, ये सही है। अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना APY क्या है? अटल पेंशन योजना APY क्या है? अटल पेंशन योजना APY भारत के नागरिकों के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों एवं केंद्रित एवं पेंशन योजना है। भारत का कोई भी नागरिक ग्राहक जिसकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच हो अटल पेंशन योजना की शामिल हो सकता है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद मृत्यु पर्यंत 1000 रुपये प्रति माह से लेकर 5000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन की गारंटी ग्राहकों द्वारा योगदान के आधार पर दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। ओके, ठीक है, यहाँ पे हमारा करंट अफेयर जो हम विस्तार से पढ़ा रहे हैं वो कंप्लीट हुआ ये एक पार्ट में, क्योंकि अगर पूरा कराएंगे तो फिर एक मैराथन जैसा हो जाएगा, 8-10 घंटे लग जाएंगे। तो 2 पार्ट इसमें और लेके आएंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। करंट अफेयर आपका नेशनल जो करंट अफेयर है, राष्ट्रीय जो करंट अफेयर है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बताएं कि आपकी क्लास कैसी लगी। ठीक है, इस तरह से हम आपको पूरा ईयरली जो करंट अफेयर है, समसामयिकी है, घटना चक्र की दृष्टि पूरा कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, और आपको अच्छे से विजन हो इसलिए इसको PPT के रूप में बनाया गया है। ठीक है, ना कि स्कैन किया गया है। PPT के रूप में बना के इसको आपके सामने दिखा रहे हैं जिससे कि आप अच्छे से इसे पढ़ पाएँ। ठीक है, आपको ये क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों को जोड़िए जिससे हमारा भी मनोबल बढ़े, जिससे हमें भी एनर्जी मिले, अच्छे संचय कंटेंट बनाने के लिए हम मोटिवेटेड हों। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।
पढ़ते रहें जहाँ भी रहें और कमेंट करते रहें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।